हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मतलब कि जीएस के इसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न हैं, ठीक है। और प्रश्न मतलब एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों का मतलब इसमें डिस्कशन करूंगा मैं। तो शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और आप लोग का मतलब आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको हम रेगुलर रखेंगे, ठीक है। और चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? तो सबसे पहले विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज किया था किसने? फंक ने। किसने? फंक ने किया था। कब? 1911 में, ठीक है, 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो जल में बी और सी जल में घुलनशील होता है। और बाकी सब A, D, E, K ये सब का होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। तो वसा में घुलनशील कौन होता है? तो वसा में घुलनशील A, D, E, K और जल में घुलनशील B और C, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में स्टोर इन लोग का स्टोर नहीं होता है क्योंकि जल में घुलनशील है, मूत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाकी इन सब का स्टोर होता है हमारे शरीर में, ठीक है। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे आंतों में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की सहायता से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील हो गया और ये वसा में घुलनशील हो गया। अब देखते हैं जितना भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी में B1, B2, B3, जैसे बी को ही B1 बोलते हैं, ठीक है। B1, B2, B3, B5, B7, B9, B6, B11 और B12, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका लिख दे रहा हूँ। तो विटामिन B1 का क्या है? रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी का राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन विटामिन। B2 का रासायनिक नाम विटामिन 3 का नाम क्या होता है? नियासिन। क्या है? नियासिन, ठीक है। विटामिन B5 का पेंटाथेनिक एसिड। क्या? पेंटाथोनिक कुछ भी, पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B7 का क्या होता है? पहले विटामिन B6 दे रहा, ये था पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का होता है बायोटीन। B7 का B9 का फोलिक एसिड। क्या होता है? B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है, ठीक है, फोलिक एसिड। विटामिन B11 का होता है सिलिसैलिक एसिड। क्या होता है? सिलिसैलिक एसिड या सिलिसॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। B12 में क्या पाया है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया है? कोबाल्ट, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से विटामिन C की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। इंपॉर्टेंट जो है वही लिखवा रहा हूँ, पेलाग्रा विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। बायोटीन की कमी से बाल सफ़ेद या बाल झड़ते हैं, ठीक है, बाल झड़ते हैं। और साइनोकोबाल इसकी तरफ विटामिन B12 की कमी से RBC नहीं बनता है, ठीक है, RBC नहीं बनता है। और पांडु रोग भी एक, पांडु रोग आप लोग नाम सुने होंगे। किनको हुआ था ये पांडु रोग को? किनको हुआ था? चंडप्रद्युत। कौन थे? चंडप्रद्युत। और इन्हीं के लिए बिंबिसार ने राजवेद जीवों को भेजा था, ठीक है। और यहाँ पे और लिख लीजिए, ये हो गया। फिर विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग। तो एनीमिया रोग विटामिन B6 की कमी से होता है, ठीक है। तो इतना होगा। B1 का थायमिन, विटामिन C का नियासिन, पायरिथेनिक एसिड, बायोटीन, पायरिडॉक्सिन, विटामिन C, विटामिन का फॉलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। क्या है? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B हो गया। और विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम इसका एस्पारिकम, ऐसे ही होता है। विटामिन D, तो विटामिन D में भी D1 और D2। तो D1 को बोलते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल। सॉरी, विटामिन D को तो बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल। विटामिन D1 को कैल्सिफेरॉल। और विटामिन D2 को बोलते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। और विटामिन D3 को बोलते हैं कैल्कोकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्कोकैल्सिफेरॉल, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रश्न का क्या पूछा था, विटामिन D2 का रासायनिक नाम। तो D2 का रासायनिक का क्या नाम है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो विटामिन D2 का रासायनिक क्या है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D3 का कैल्सिफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D का कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, ई का टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक का नाम है फिनोक्विनोन। क्या है, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का किससे नहीं बनता है, विटामिन K इससे होता है। और विटामिन E से क्या होता है, बांझपन, बांझपन। ठीक है, बांझपन रोग किससे होता है, विटामिन E की कमी से। विटामिन E को क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। सौंदर्य विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन E को। तो सौंदर्य विटामिन विटामिन E को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है, विटामिन A, C और E। तो विटामिन A, C और E को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। विटामिन A, C और E को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब विटामिन, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जगह बोर्ड पे थोड़ा सा नहीं बच रहा है बस। कौन सा विटामिन मांस में नहीं पाया था, तो मांस में नहीं पाया था कौन, तो मांस में D नहीं पाया था, मांस में विटामिन D नहीं पाया था, मांस में विटामिन D नहीं पाया था। और D क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश में पाया था। किसमें, सनलाइट में कौन पाया था, विटामिन D पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है मिटाने उठाने में, क्योंकि अब तो डिजिटल है नहीं कि यहाँ पे सब वैसे किया ख़त्म, तो थोड़ा सा बस अब इसको मिटा देते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, आसवन विधि द्वारा किसे शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा किसे शुद्ध किया जाता है, किसे शुद्ध किया जाता है, किया जाता है, किसे शुद्ध किया जाता है। पहला, एल्कोहल और जल, एल्कोहल तथा जल को, मतलब इसके मिश्रण को, अल्कोहल तथा जल को। दूसरा है नमक तथा चीनी को, नमक तथा चीनी को। तीसरा है नमक तथा जल को, नमक तथा जल को। और चौथा है बेंजोइक अम्ल को, बेंजोइक अम्ल को। ठीक है, बेंजोइक अम्ल को। तो देखिए, आसवन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है, तो जब मिश्रणों में, मतलब उनके क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है तब किस में अलग करता है, किसको अलग, किस विधि द्वारा अलग करते हैं, आसवन विधि द्वारा। और जब तापमान में बहुत कम अंतर हो जाता है, जैसे कि दो पदार्थ हैं, मिश्रण तो दो ही पदार्थ का होगा, 2 से 3 से होगा, तो जब इनके तापमान में बहुत कम अंतर होगा तब उसको प्रभावी आसवन विधि द्वारा शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ विधि आती है, जैसे क्रिस्टलन विधि। ठीक है, क्रिस्टलन विधि, एक होता है क्रिस्टलन विधि। तो इसमें क्या क्या शुद्ध किया जाता है, तो क्रिस्टलन विधि में तो इससे फिटकेरी शुद्ध होता है। क्या होता है, फिटकेरी, फिटकेरी। समुद्री नमक को शुद्ध किया जाता है, किसको, समुद्री नमक को, समुद्री नमक को। और चीनी तथा नमक के मिश्रण को, और चीनी तथा नमक के मिश्रण को। तो चीनी तथा नमक के मिश्रण को, चीनी तथा नमक के मिश्रण को, फिटकिरी को और समुद्री नमक को, इसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्रिस्टलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, क्रिस्टलन विधि द्वारा। ठीक है, अब आसवन विधि द्वारा, तो आसवन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा नमक तथा पानी के घोल को, नमक तथा पानी के घोल को किस विधि द्वारा शुद्ध करेंगे, तो नमक तथा पानी के घोल को किस विधि द्वारा शुद्ध करेंगे, आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। अब एक होता है प्रभावी आसवन, प्रभावी आसवन। तो प्रभावी आसवन द्वारा किसको शुद्ध करते हैं, किसको, तो पेट्रोल को, पेट्रोल को, पेट्रोल को, एल्कोहल और जल के मिश्रण को, एल्कोहल तथा जल के मिश्रण को।
तो अल्कोहल तथा जल के मिश्रण को और पेट्रोल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाएगा? प्रभाजी आसवन द्वारा। आसवन द्वारा नमक और पानी का क्रिस्टल द्वारा फिटकिरी, समुद्री नमक और चीनी तथा नमक को, ठीक है। एक और होता है उदरपातन विधि। उदरपातन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाएगा? तो किसको? इसमें किसको? कपूर, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इनको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाएगा? तो इनको उदरपातन विधि द्वारा, ठीक है। तो उदरपातन विधि द्वारा इनको शुद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आसवन विधि जो इसमें प्रश्न में पूछा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक और जल के मिश्रण को, ठीक है। नमक और चीनी को किसको? क्रिस्टल विधि द्वारा, अल्कोहल और जल प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है। बेंजोइक अम्ल को उदरपातन द्वारा, ठीक है, उदरपातन द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे उदरपातन बोलते हैं, ठीक है। तो सीधे जब ठोस से गैस, देखिए जब ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, ठोस से गैस, तो उसको क्या बोलते हैं? उदरोपातन, ठीक है, सब्लिमेशन। उदरपातन बोलते हैं कब? जब ठोस से सीधे गैस में हो जाए। ठोस से कोई भी पदार्थ अगर गैस में गया तो उसको क्या बोलेंगे? उदरपातन। लेकिन जब गैस से ठोस में आ जाए, सीधे जब गैस से ठोस में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं निक्षेपण। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत लोग उदरपातन ही मार देते हैं, नहीं। ठोस से जब गैस जाएगा तो उदरपातन है, जब गैस से ठोस जाएगा तो निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण कौन सा है? तीसरा, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण कौन है? ठीक है। ऑप्शन में ए में है न्यूट्रॉन, बी में है पाइमेशन, सी में है पॉजिट्रॉन, और डी में है प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बताने से पहले सबसे पहले हम बता दें, तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। किसने दिया? डाल्टन ने। नाभिक का खोज किसने किया? तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, ठीक है। हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। तो प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने, जबकि नामांकन किसने किया? नामांकन किसने किया था? नामांकन किया था इसका रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन का खोज तो किए थे गोल्डस्टीन, जबकि नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, जबकि नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, मतलब बच्चों में कि गोल्डस्टीन ने किया था रदरफोर्ड ने। तो गोल्डस्टीन ने तो खोजा था, नामांकन रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। कब? 1932 में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आया में पाइमेशन का खोज किसने किया था? युकामा ने। किसने? युकामा ने किया था पाइमेशन का, ठीक है। और पॉजिट्रॉन का किसने किया था? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने पाइमेशन का खोज किया था। और पाइमेशन, एंडरसन ही क्या होता है? प्रोटॉन, ये तो प्रोटॉन है। पॉजिट्रॉन का एंडरसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन का तो गोल्डस्टीन ने किया था। तो पाइमेशन का खोज युकावा और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। और ये जो पॉजिट्रॉन ही होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटीकॉन होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। तो लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रॉन का एंटीकॉन होगा तो क्या होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है?
अस्थाई होता है, प्रोटॉन भी क्या होता है, अस्थाई होता है, जबकि न्यूट्रॉन अस्थाई नहीं होता है। इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, 17 मिनट का होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, जबकि नाभिक खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और जो पंपुल जैसे कि पंप पुलिंग जो मॉडल था ना, पंप पुलिंग, उसका भी मॉडल ये किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव प्लस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कक्षक होते हैं KLMN, ठीक है, KLMN, ठीक है, KLMN, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है ना, ये कक्षक हुआ, तो सबसे नज़दीक वाला जो कक्षक होगा उसको बोलेंगे K, मतलब K मतलब फर्स्ट, L मतलब 2, M मतलब 3 और N मतलब 4, ठीक है। ये क्या है, मतलब कक्षकों की संख्या को इसको KLMN मान लेते हैं, तो K को फर्स्ट, L को 2, M को 3 और N को 4। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये बोर ब्यूरी सिद्धांत के अनुसार बढ़ता है, ठीक है, बोर ब्यूरी के अनुसार। उसका फॉर्मूला क्या था, 2n²। तो पहले में कितना आएगा, तो n मतलब ये होगा, ठीक है, तो n का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे में आ जाएगा 2n²। तो दूसरे n के जगह पे क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 8। तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरा का 3, n के जगह तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 18। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, 3 गुणे 9 बराबर 18, ठीक है। अब चौथे में n में कितना आ जाएगा, तो n में 4 का स्क्वायर 16 और 2 32, कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। 2 गुणे 16 बराबर 32। तो ऐसे बढ़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, 2n², ठीक है, 2n²। और n मतलब 1, KLMN लिख दीजिएगा, K मतलब 1, L मतलब, ये ऐसे पूछता है K में कितना, L में कितना, M में कितना और N में, ये नहीं देता है। लेकिन आपको यहाँ मानना पड़ेगा, K मतलब होता है 1, L मतलब होता है 2, M मतलब 3 और N मतलब होता है 4, ठीक है। बढ़ जाए आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड शायद 4 नंबर है ना। न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तत्वों की संख्या कितनी थी। तो ए में है 60, बी में है 63, सी में है 56 और डी में है 80, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, डोवेनाइनर ने दिया था त्रिक नियम किसने दिया था, डोवेनाइनर ने। किसने, त्रिक नियम डोवेनाइनर ने त्रिक नियम दिया, जबकि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक ये त्रिक नियम के अनुसार क्या होता था, जब देखिए आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु का सबसे मतलब मौलिक कण है, परमाणु क्रमांक में ही तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक में। इसके पहले सभी ने क्या बताया था, सभी ने परमाणु द्रव्यमान ही मानता था, ठीक है। तो त्रिक नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए कुछ तत्वों को, तो क्या होगा, जो फर्स्ट 1 2 3 तत्वों को सजाया जाए, तो पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान का औसत होगा, पहले और तीसरे का 3 को सजाएंगे, तो पहले और तीसरे का द्रव्यमान का जो औसत होगा वो बीच वाला जो तत्व होगा उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो त्रिक नियम किसने दिया था, डोवेनाइनर ने। और इसको देने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, उत्प्रेरक रूप में प्लेटिनम का। डोवेनाइनर ने उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया था, प्लेटिनम का। किसने, प्लेटिनम का। तो उत्प्रेरक रूप में डोवेनाइनर ने किसका प्रयोग किया था, प्लेटिनम का किया था, ठीक है। और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत, इन्होंने दिया था कि हर एक पहला तत्व 8वें तत्व से समानता रखता है, रासायनिक समानता रखता है। किसने बोला था, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक सिद्धांत। तो जब न्यूलैंड के समय अष्टक सिद्धांत था, न्यूलैंड ने उस टाइम तत्वों की संख्या कितनी थी, तो उसकी 56। कितनी थी, 56। और इसका ये जो नियम होता है वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। किसका, कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है।
और जब कि ये त्रिक जो है ये डोगनाइनर ने दिया था, ठीक है। और मेंडलीव के टाइम में कितना हो गया, न्यूलैंड के टाइम में 56, मेंडलीव के टाइम में कितना हो गया 63 हो गया था, ठीक है। किसके 63 हो गया था, जबकि 56 किसके टाइम में था, न्यूलैंड के टाइम में 56 था, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या पूछे तो 63 हो जाएगा, और जब ये पूछे न्यूलैंड पूछे तो न्यूलैंड के टाइम अष्टक कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। न्यूलैंड के टाइम 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न बता रहे हैं, इसको आप लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो ये वर्ग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस में आते हैं, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, ठीक है। एक्टिनाइड तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वर्ग किस में आते हैं, तो ये वर्ग 3 में आते हैं, जबकि आवर्त 6 में आते हैं, ठीक है। आवर्त 6 में, वर्ग 3, ये वर्ग तीसरे में, जबकि आवर्त कितने में, आवर्त 6 में आएंगे। तो ये आवर्त 6 में आते हैं और वर्ग 3 में आते हैं। तो लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ है, तो लेंथेनाइड कहाँ से 58 से 71, ठीक है। सॉरी 57 से 71 है, ठीक है। 57 से 71 लेंथेनाइड, जबकि 89 से 103 एक्टिनॉइड है, ठीक है। तो एक्टिनॉइड कौन है, 89 से 103, जबकि लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड 57 से, इसको ऐसे रखिए, ठीक है। एक्टिनॉइड 89 से 103 और लेंथेनाइड 87 से 71, ठीक है। 87 से 71। अच्छा ये बताइए वर्ग 17, तो वर्ग 17 में कौन है, हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन वर्ग 17 में कौन है, हेलोजन है। वर्ग 17 में कौन है, हेलोजन। हेलोजन की संख्या टोटल कितनी है, हेलोजन की संख्या कितनी है 5, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेनिन, ठीक है। और वर्ग 18 में अक्रिय गैस हैं, ठीक है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है 6, कितनी है 6। उपधातुओं की संख्या कितनी है, उपधातु की संख्या कितनी है 7, कितनी है 7। उपधातु की संख्या कितनी है, धातुओं और अधातुओं को उपधातुओं किसके द्वारा बांटा गया, धातु और उपधातुओं को किसके द्वारा बांटा गया, आवर्त सारणी में धातुओं और उपधातुओं को किसके द्वारा बांटा गया, तो उपधातुओं के द्वारा। उपधातुओं की संख्या कितनी है, तो उपधातुओं की संख्या 7 है। कौन कौन, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी पोलेनियम और ट्यूलेनियम। कौन, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमनी पोलेनियम और ट्यूलेनियम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक वो किसके हैं, पोलेनियम के हैं, कितने हैं 27 है, ठीक है। पोलेनियम के 27 है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, आवर्त सारणी की जब बात हो रही तो सब थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मेंडलीव ने तैयार किया था, मेंडलीव ने। और मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया, मेंडलीव ने, ठीक है। अब मोजले ने सर्वप्रथम परमाणु क्रमांक में बताया कि परमाणु क्रमांक में सजाया जाएगा। परमाणु क्रमांक में सजाया जाता है तो क्या होता है, अभी आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। किस पे, परमाणु क्रमांक पे आधारित है, ठीक है। कितने ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक की संख्या कितनी है 4। कितना होती है, S, P, D और F, ठीक है। एफ ब्लॉक में कौन कौन है, तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस में है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक में है, ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन है, तो वर्ग 1 से लेकर 2 तक, वर्ग 1 से लेकर 2 तक के जो तत्व हैं वो एस में है। पी में कौन है, तो पी में 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। 13 से लेकर 18 तक वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो भी तत्व हैं वो पी में है। और डी में कहाँ तक है, तो डी में, तो इसमें से जो बचेगा कितना 3 से लेके 12 तक एस पी, ठीक है, डी एफ, ठीक है। और एफ में लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड है, ठीक है। देखिए ये हुआ कि वर्ग एस में एस पी डी एफ में वर्ग एस में कौन कौन तत्व आते हैं, तो वर्ग 1 और 2 के। पी में कौन आते हैं, तो वर्ग 13 और 18, 13 से लेके 18 तक के जो वर्ग आएंगे पी में आएंगे, ठीक है, पी ब्लॉक में आएंगे। एस ब्लॉक में वर्ग 1 से 2, पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक, और डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक के जो भी तत्व आएंगे वो किस में आएंगे, डी ब्लॉक में आएंगे। और जबकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस में आएंगे, एफ ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि का स्वीकार किसने नहीं किया था। सहायक संधि 5 नंबर क्वेश्चन है। सहायक संधि किसने नहीं किया था, किसने नहीं किया था,
ठीक है। तो पहला है हैदराबाद, दूसरा है होलकर, तीसरा है मैसूर और चौथा है अवध, ठीक है, चौथा है अवध। तो आपको पता होगा सहायक संधि करने वाला कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है? स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर करता था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन है? स्टार्टिंग करने वाला है लॉर्ड वेलेस्ली। जबकि सहायक संधि का जो बोलते हैं ये, इसको मतलब किसकी उपज थी, दिमाग की किसकी उपज थी? सबसे पहले तो ये सर्जन शोर, किधर? सर्जन शोर था, ठीक है, सर्जन शोर था, ठीक है। तो यही है कि सहायक संधि द्वारा मतलब एक सहायक संधि की जाती थी भारत की रियासतों द्वारा, और उससे तरह अंग्रेज ये ले लेते थे कि उसके राज्य की रक्षा ये करेंगे, और राज्य की रक्षा करते करते उस पर अपना हक ही जमा लेते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सहायक संधि था, सबसे पहले 1798 में तो किसने किया था? हैदराबाद ने। हैदराबाद ने 1798 में पहले सहायक संधि स्वीकार किया, ठीक है। मैसूर और तंजावुर ने कब किया? 1799 में। तो 1799 में सहायक संधि किसने किया? मैसूर और तंजावुर ने। अवध ने किसने किया? अवध 1801 में, ठीक है। अवध ने 1801 में किया, ठीक है। अवध ने 1801 में किया। 1802 में किसने सहायक संधि किया? 1802 में। तो 1802 में किसने किया था? पेशवा ने। किसने? पेशवा ने, ठीक है, पेशवा ने, ठीक है। 1802 में। 1803 में किया किसने? बरार और भोसले। बरार और भोसले। तो बरार और भोसले ने किसने किया? बरार और भोसले ने 1803 में। और 1804 में किसने किया? सिंधिया ने। किसने? सिंधिया ने, ठीक है, सिंधिया ने, ठीक है। तो बरार और सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने। कब? 1798 में। 1799 में किसने किया? तंजौर और मैसूर ने, ठीक है। 1801 में अवध ने स्वीकार किया। पेशवा 1802 में, ठीक है। 1803 में बरार एवं भोसले ने, ठीक है। और 1804 में सिंधिया ने, ठीक है। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। किसने था? कौन था? बाजीराव द्वितीय, ठीक है। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खान। कौन था? सआदत खान को ही बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी। कि बुरहानुल मुल्क सआदत खान, ठीक है, बुरहानुल मुल्क सआदत खान। अवध का विलय कब हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में। कब? 1856 में। इस टाइम अवध का नाम कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इनको मिला लिया। वाजिद अली शाह था, और इनको फिर कहाँ भेज दिया? कोलकाता के गार्डन रीच में, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? झांसी को, ये सब प्रश्न मतलब अच्छे हैं, कभी ना कभी आते ही हैं किसी ना एग्जाम में। बिहार एसआई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार किसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? ए में है 1848, बी में है 1854, सी में है 1856 और डी में है 1853, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, चालू किया था? तो व्यापगत का सिद्धांत किसने चालू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बोलते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम ट्रेन किसके काल में चली? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सबसे पहले ट्रेन चली थी, ठीक है। तो इसी कि ये क्या करता था व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब कि किसी पे थोड़ा सा आरोप लगा कि किसी भी रियासत को अपने में हड़प लेता था, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले मिलाया कब गया? झांसी को कब मिलाया गया था? तो सबसे पहले हम शुरू से देख लेते हैं किसको लास्ट तक किसको मिलाते गया, तो आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1848 में किसको मिला? 1848 में सतारा को। सतारा का है महाराष्ट्र में, ठीक है। सतारा को सबसे पहले 1848 में मिला। 1849 में किसको मिला? जैतपुर और संबलपुर को। जैतपुर, संबलपुर तथा यहाँ पंजाब को भी 1849 में ही अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया। कब? 1849 में, ठीक है। 1850 में उदयपुर को मिलाया। किसको? उदयपुर को, ठीक है। उदयपुर को 1850 में, जैतपुर, संबलपुर,
ठीक है। 1851 में किसको मिलाया गया? 1852 में बघाट को। किसको? बघाट को 1852 में, ठीक है। 1853 में किसको? झांसी को, ठीक है। 1853 में झांसी को मिलाया गया। 1854 में किसको? तो 1854 में नागपुर को। किसको? नागपुर को 1854 में। और 1855 में किसको मिलाया गया? 1855 में करौली को, ठीक है। करौली को 1855 मिला गया। तो एक बार देख लीजिए, 1817 जयपुर संबलपुर, बघाट को 1850 मिला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हो रहे थे, बघाट, ठीक है। बघाट और उदयपुर को 1852 में, उदयपुर 1852 में। अब थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। इसमें दिया है, ठीक है, ठीक है। सैयदपुर समझो बघाट उदयपुर, ठीक है। तो बघाट 1850, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1855 में करौली को मिलाया गया, ठीक है। और 1856 में अभी मैंने बताया किसको मिलाया गया? अवध को। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के वाजिद अली शाह थे, उनको हटा के इसको भी मिला लिया, ठीक है, ठीक है। नरबली प्रथा पर यहाँ पे थोड़ा सा लिखते चलिए। नरबली प्रथा पर कौन सा किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पे लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पे प्रतिबंध किसने लगा? लॉर्ड हार्डिंग ने। सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगाया? 1929 में, 1929 30 में, 1929 30 दोनों में, लेकिन 1929 से याद रखिए किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने? विलियम बेंटिंग। किसने? विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। नरबली प्रथा कहाँ पर थी? तो उड़ीसा के खोंड जनजाति में। उड़ीसा के खोंड जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नरबली प्रथा प्रचलित थी। और लिख लीजिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, ठीक है। और लिखिए सर्वोच्चता का सिद्धांत। सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये सब गवर्नर है, ठीक है। ये सब क्या है? गवर्नर है। फर्स्ट वाइसराय कौन है? तो फर्स्ट वाइसराय कौन है? फर्स्ट वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है फर्स्ट वाइसराय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है। और लिखिए यहाँ पे सुगोली की संधि किसके टाइम में हुई? तो सुगोली की संधि 1816 में हुई। किसके टाइम में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। यानडोब की संधि कब हुई? तो 1826 में हुई, ठीक है। ये आंग्ल बर्मा युद्ध, इस यानडोब की संधि के तहत आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ और सुगोली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना कब की? फिनिक्स फर्म की स्थापना कब की थी? ए में है 1894, बी में है 1904, सी में है 1909 और डी में है 1910, ठीक है। एक बार हम देख लें वीडियो चालू है कि नहीं। तो वीडियो चालू है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1894 में महात्मा गांधी ने नेटॉल कांग्रेस की स्थापना किया था। किसका? नेटॉल कांग्रेस। कहाँ? साउथ अफ्रीका में नेटॉल कांग्रेस, ठीक है। 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा। इंडियन ओपिनियन पुस्तक 1904 में लिखा इन्होंने। इंडियन ओपिनियन 1904 में लिखा और इसी में इसे 1904 में ही फिनिक्स फर्म की स्थापना की है, ठीक है। तो गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किया था? तो फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किया था? 1904 में। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। हिंद स्वराज, ठीक है। 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म, कितना? टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में, ठीक है। 1932 में क्या इन्होंने किया था? 1932 में हरिजन पत्रिका। कौन? हरिजन पत्रिका है, ठीक है। हरिजन पत्रिका 1932 में इन्होंने लागू किया था, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी कब कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1901 में पहले भाग लिए थे। ये कहाँ का था? कोलकाता अधिवेशन। क्या था? कोलकाता अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष कौन थे? दीनसा वाचा। क्या थे? दीनसा वाचा। कौन थे? दीनसा वाचा थे, ठीक है। गांधी जी वापस कब आए इंडिया से यहाँ पे?
तो सॉरी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए? 9 जनवरी। कौन? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन को क्या मानता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? 2003 से, ठीक है, 2003 से मनाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण, ठीक है। 1921 इन्होंने लंगोटी पहना स्टार्ट किया। कब? 1921 से लंगोटी। ये क्वेश्चन आया था यूपी उत्तर प्रदेश का कोई प्रश्न था, ठीक। लंगोटी पहना 1921 में इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है। और इन्होंने नवंबर 1919 अखिल भारतीय खिलाफत बैठक दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्षता भी यही किए थे। कि अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? महात्मा गांधी थे, ठीक है। और महात्मा गांधी से लिख लीजिए, इन्होंने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इन्होंने चालू किया था, ठीक है। 24 घंटा 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और 12 फरवरी ये गुजरात में थे। और 12 फरवरी 1922 को इन्होंने क्या किया? वापस ले लिया। कौन? चौराचौरी कांड, ठीक है। चौराचौरी कांड के तहत असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 को। और फिर ये 6 अप्रैल 1930 को यहाँ से दांडी यात्रा शुरू किए थे और ये दिन पहुंचे थे। 24 दिन का इनको टाइम लगा था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को चालू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया था, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी रेमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को क्या किया? सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। तो इसके तहत दलितों के लिए अलग विधानमंडल का या निर्वाचन का बात किया गया, ठीक है। तो इसी के लिए 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर मत क्या हुआ? तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर मत क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट के तहत 48 सीटें जो इनके लिए मिली थी कम्युनल अवार्ड में, दलितों के 48 सीटें थी, महात्मा गांधी ने उसको 171 कर दिया, ठीक है। पुनः गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को क्या किया? 3 जनवरी 1932 को ये सविनय अवज्ञा को आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। दोबारा कब चालू किए थे? 3 जनवरी 1932 को, ठीक है। फिर क्या गया? खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे कहाँ गया भाई? और लिख लीजिए, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया था? 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसने चालू किया था? विनोबा भावे ने। किन्होंने? विनोबा भावे ने, ठीक है। विनोबा भावे ने, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रह यही थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? दूसरे थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इन्होंने गांधी जी में इसमें क्या नारा दिया? गांधी जी ने क्या नारा दिया इसमें? करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। बाकी सबको फिर 0 आवर के तहत सबको अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। तो इनको आगा खान पैलेस में किनको रखा गया? तो आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी, भूलाबाई देसाई और इनकी एक ही पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। आगा खान पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? तो अहमदनगर किले में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। फाइनल रूप से देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, ठीक है। और उस टाइम कौन थे? जेबी कृपलानी उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे, ठीक है। कोलकाता में थे। महात्मा गांधी को अंतिम रूप से इनकी मृत्यु कब हो गई? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी, ठीक है। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। एक शहीद दिवस हम लोग 23 मार्च को भी मनाते हैं, ठीक है। एक शहीद दिवस हम लोग
30 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी को ही कुछ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न थे और डिस्कशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो हम इसको फिर रेगुलर रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।